नमस्कार। आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी का 2025 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है, इसकी दिसंबर में एग्ज़ाम प्रस्तावित है। इस एग्ज़ाम के लिए आरपीएससी ने अभी तक 3 पेपर उससे पहले 2014 के असिस्टेंट प्रोफेसर, 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर और 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर आयोजित करवाए गए थे, इन पेपरों के अंदर प्रत्येक टॉपिक वाइज किस प्रकार के कौन कौन से सवाल पूछे हुए हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल से यूनिट वाइज टॉपिक वाइज एनालिसिस करने की एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अंदर 20 यूनिट हैं। इस 20 यूनिटों के अंदर ओशनोग्राफी की जो यूनिट है, इससे संबंधित अभी तक जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके बारे में आज हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। हम प्रतिदिन एक यूनिट के बारे में टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को एनालिसिस करवाएंगे। तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं ओशनोग्राफी की जो यूनिट है, इस ओशनोग्राफी यूनिट के अंदर टोटल 8 टॉपिक हैं। टोटल 9 टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, जिसमें से 8 टॉपिकों से संबंधित ही अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का जो पेपर हुआ था उसमें इस यूनिट से 11 क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। 2020 के पेपर में इससे 15 क्वेश्चन पूछ लिए और 2023 के में इससे 11 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। टोटल अभी तक 37 क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं, जिसमें से कौन कौन से टॉपिक वाइज यदि मैं देखना चाहूँ तो पहला जो टॉपिक दिया हुआ है महासागरीय उच्चावच। महासागरीय उच्चावच से संबंधित अभी तक 14 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि यह टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 3 पेपरों में 14 क्वेश्चन, इसका मतलब हर बार इससे 4 क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। अगला टॉपिक है महासागरीय जल का तापमान एवं घनत्व। इससे संबंधित अभी तक 1 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। लवणता से संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, का मतलब हर बार इससे 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। महासागरीय निक्षेप से संबंधित भी 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। महासागरीय धाराओं से संबंधित 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं पेपर में। ज्वार भाटा से संबंधित 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और परवाल भित्तियों से संबंधित भी 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 पेपर में क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए हैं और महासागरीय संसाधन से संबंधित 2014 में 1 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर टोटल 9 यूनिट हैं, जिसमें 9वां जो टॉपिक है उस टॉपिक का जो नाम है जिससे अभी तक कोई क्वेश्चन हैं वो नहीं पूछे हुए हैं, समुद्र तल में परिवर्तन। इससे अभी तक डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन है नहीं पूछा हुआ है। तो देखो, अब हम प्रत्येक टॉपिक वाइज देखते हैं कि कौन कौन सा जो क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं। पहला है महासागरीय उच्चावच से संबंधित। महासागरीय उच्चावच में पहला क्वेश्चन है 2023 के असिस्टेंट प्रोफेसर का ये क्वेश्चन है। उष्णमितीय वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उष्णमितीय वक्र का मतलब हिप्सोमेट्रिक जो कर्व है, इस हिप्सोमेट्रिक कर्व के माध्यम से किसको प्रदर्शित किया जाता है। उसके लिए हम पहले देखते हैं कि हिप्सोमेट्रिक कर्व होता क्या है। ये जो दिखाया हुआ हिप्सोमेट्रिक कर्व है, हिप्सोमेट्रिक कर्व का मतलब होता है महासागरों की जो गहराई और महाद्वीपों की जो ऊंचाई है उनको एक वक्र में प्रदर्शित करना। जिस वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है उस वक्र को हम कहते हैं हिप्सोमेट्रिक वक्र। इस हिप्सोमेट्रिक वक्र के माध्यम से यह सबसे पहले इस हिप्सोमेट्रिक जो कर्व का निर्माण जो किया गया था, सर्वप्रथम वो किया गया था केशिना के द्वारा। और वर्तमान में हम जिस हिप्सोमेट्रिक कर्व के बारे में पढ़ते हैं उसका जो निर्माण है वो जो किया गया है स्वेरड्रप के द्वारा जो किया हुआ है। इस कर्व के माध्यम से हम ये देखते हैं कि महाद्वीपों की जो औसत ऊंचाई कितनी है, महासागरों की औसत गहराई कितनी है। महाद्वीपों की ये समुद्र तल है। यहाँ पर महाद्वीपों की औसत ऊंचाई की बात करें, महाद्वीपों की जो औसत ऊंचाई है वो है
800 मीटर, और जबकि महासागरों की औसत जो गहराई है, महासागर की जो औसत जो गहराई है वो है 3840 मीटर। इसमें हम ये देख रहे हैं कि इस वक्र के माध्यम से यहाँ से उच्च पर्वत, सागर तल, और सागर तल से गहराई की और यदि हम जाते हैं तो सबसे पहले सागर तल में पहले आता है महाद्वीपीय मग्न तट। पहला भाग है, 4 भाग मुख्य हैं, जिसमें पहला जो भाग है वो है महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का भाग है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में अगला जो भाग है वो है महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरा इसमें भाग आता है जो गहरे सागरीय मैदान है, डीप ओशन जो प्लेन है वो भाग आते हैं। और चौथा जो इसका भाग है वो है महासागरीय गर्त। इन चारों को हम हिप्सोमेट्रिक कर्व के माध्यम से दिखाया जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा किसको प्रदर्शित किया जाता है। तो महाद्वीपीय, अभी देखा कि महाद्वीपीय मग्न तट जो तो पहला ही है उसको किया जाता है, यस है। महाद्वीपीय मग्न ढाल है, इसको भी प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा इसका भाग था गहरे सागरीय मैदान, इसको भी प्रदर्शित किया जाता है। सागर तल में लवणता के अंदर जो परिवर्तन होता है, सागरीय जल में लवणता में जो परिवर्तन है, इसको इसके माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। महासागरीय गर्त होता तो वो सही होता। इसके सिवाय 3 जो भाग हैं जो दिए हुए हैं, मग्न ढाल, मग्न तट और गहरे महासागरीय मैदानों को हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि वर्तमान हिप्सोमेट्रिक कर्व की अपन बात कर रहे हैं, इसमें महाद्वीपीय जो मग्न तट हैं वो लगभग 8.6% क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल हैं वो 8.5% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। और गहरे महासागरीय मैदान हैं वो कुल क्षेत्रफल के 75 से 76% के बीच में फैले हुए हैं। तो हमें याद रखना है इसमें सर्वाधिक क्या है, गहरे महासागरीय मैदान है, और महासागरीय जो गर्त हैं वो लगभग 7% भूभाग पर, महासागरीय भाग पर फैले हुए हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महासागर में एक लघु उच्चावच आकृति नहीं है। महासागरों में पाई जाने वाली लघु उच्चावच की आकृति कौन सी नहीं है। तो अभी अपने देखा जो हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा जो मुख्य उच्चावचों को प्रदर्शित किया जाता है, तो महासागरीय मुख्य उच्चावचों के अंदर हमने 4 भाग जो पढ़े थे हिप्सोमेट्रिक कर्व के, जिसमें अपने अभी देखा कि महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल और गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय जो गर्त हैं, यह मुख्य उच्चावचों में शामिल होते हैं। तो इसने पूछा है लघु उच्चावच की आकृति नहीं है, तो लघु उच्चावच की जो आकृति कौन सी नहीं होगी, ये महासागरीय जो गर्त है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सिवाय जो सी माउंट है, तो अपन बताएं कि सागरीय सी माउंट, जिसको हम समुद्री टीला भी कहते हैं, समुद्री टीला, ठीक है। एटोल ये प्रवाल का एक प्रकार है, यह भी लघुकृत महासागरों में पाई जाने वाले छोटे छोटे उच्चावच हैं। और ग्योट हैं जो महासागरों में पाई जाने वाली सपाट आकृति की, सपाट शीर्ष वाले पर्वत हैं, इसको अपन कहते हैं ग्योट कहते हैं। ग्योट में तो शीर्ष कैसा होता है, सपाट शीर्ष होता है। अब इसकी ग्योट की जो खोज है, इन ग्योटों की जो खोज की गई थी वो ग्योट महोदय के द्वारा ही की गई थी, और ग्योट हेस महोदय ने सर्वप्रथम इस प्रकार की जो सपाट आकृति वाली पर्वत शिखर वाले जो पर्वत होते हैं, इन आकृतियों को ग्योट जो नाम प्रदान किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, हेस महोदय के द्वारा किया गया था। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा महासागरीय गर्त, जो लघु उच्चावच की आकृति नहीं है। यदि हम गर्तों की यदि कुछ बात करें तो टोटल अभी तक 57 महासागरीय गर्तों की खोज की जा चुकी है।
सर्वाधिक जो महासागरीय जो गर्त हैं वो कहाँ पे हैं? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में अभी तक 32 गर्तों की खोज की जा चुकी है। उसके बाद में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में 19 गर्तों की खोज की गई है। और तीसरा है हिंद महासागर, हिंद महासागर में 6 गर्तों की खोज की हुई है। एक बार नेट में ये 32, 19 और 6 का ये आंकड़ा भी पूछ लिया गया था, तो अपने याद रखना अभी तक कितने महासागरीय गर्तों की खोज की गई है? 57 महासागरीय गर्तों की जो खोज की गई है। और इन जो खोज की गई थी वो चैलेंजर अभियान 1948 से 1951 के दौरान जो हुआ था, उसमें इन गर्तों की गहराइयों को नापा गया था। अगला क्वेश्चन है कि वृहत्तम महाद्वीपीय मग्न तट कौन सा है? महाद्वीपीय जो मग्न तट जो सबसे वृहत्तम कौन सा है? तो यह असिस्टेंट जो प्रोफेसर 2020 का ये जो क्वेश्चन है, वृहत्तम महाद्वीपीय मग्न तट कौन सा है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पूछा है कि जो लार्जेस्ट कौन सा है? तो साइबेरिया का जो मग्न तट है वो सर्वाधिक चौड़ा और सर्वाधिक लंबाई का और वृहत्तम कौन सा है? साइबेरिया का मग्न तट। यदि मग्न तट की चौड़ाइयों के बारे में यदि अपन बात करें तो यदि मग्न तट के जो पास में स्थलीय भाग के ऊपर यदि स्थलीय भाग की ऊंचाई यदि अधिक है, यदि वहाँ पर्वत श्रेणी अधिक हैं, यदि पर्वत श्रेणियाँ वगैरह हैं, यदि तो वहाँ पर मग्न तट होंगे वो कम चौड़े होंगे। इसके अपोजिट में यदि वहाँ पर ऊंचाई यदि नहीं होगी, कम ऊंचाई के होंगे, तो वहाँ पर मग्न तट हैं वो की जो चौड़ाई के बारे में बात करें तो मग्न तट की जो चौड़ाई, मग्न तट की चौड़ाई और स्थलाकृतिक उच्चावचों के बीच की ऊंचाइयों के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला है वहाँ पर महाद्वीपीय जो मग्न तट हैं वो सबसे कम चौड़ाई के मग्न तट पाए जाते हैं और सर्वाधिक जो चौड़ाई के मग्न तट हैं वो साइबेरिया के तट पर पाए जाते हैं। इसका एक जो अपवाद है वो भारत के अंदर, भारत का जो पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट जो तट है, यह पश्चिमी घाट वाला पश्चिमी जो तट है मग्न तट है, ये पश्चिमी मग्न तट हैं ये लगभग 150 किलोमीटर चौड़े हैं, जबकि पूर्वी जो मग्न तट हैं वो 50 किलोमीटर के ही हैं। क्योंकि इस मग्न तट का जो निर्माण है वो भ्रंश की क्रिया के माध्यम से हुआ है और इन मग्न तटों का निर्माण है वो नदियों के अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप इन मग्न तटों का जो निर्माण हुआ है। तो भारत वाला, क्योंकि भारत में पश्चिमी घाट पर्वत हैं, फिर भी जो मग्न तट हैं वो अधिक चौड़े हैं पूर्वी तट की तुलना में, तो ये थोड़ा सा एक अपवाद है। और वैसे अभी हमने देखा कि सबसे वृहत्त मग्न तट है वो साइबेरिया का तट है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई सर्वाधिक है तथा ये आकार में सबसे बड़ा है? यह सेम क्वेश्चन, वापस रिपीटेड क्वेश्चन है, केवल और केवल इसकी भाषा में ही चेंज हुआ है। तो हमें महाद्वीपीय जो शेल्फ, महाद्वीपीय जो मग्न तट है तो वो सबसे चौड़ा कौन सा? अभी हमने देखा साइबेरिया की जो शेल्फ है, साइबेरिया का जो तट है वो सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट है। लगभग 480 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। मध्य अटलांटिक जो कटक का उत्तर में जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो देखो यह पूरा मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य जो अटलांटिक जो कटक है इसका जो विस्तार है आइसलैंड से लगा करके और बोवेट द्वीप तक, अंटार्कटिका के बोवेट द्वीप आइसलैंड से लगा करके बोवेट द्वीप के तक इसका विस्तार है। इस मध्य जो अटलांटिक जो कटक है, इस मध्य अटलांटिक कटक की जो खोज की गई थी वो सबसे पहले 1873 के अंदर चैलेंजर अभियान जो फर्स्ट हुआ था यूके के, उस चैलेंजर अभियान के दौरान इसकी खोज की गई थी। इस मध्य अटलांटिक कटक को हम
विषुवत रेखा से दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर एक रोमांस गर्त है, रोम से गर्त है। इस रोम से गर्त से उत्तर और दक्षिण में दो भागों में बांटा गया है विषुवत रेखा पर। तो उत्तरी जो भाग हैं ये दिखाई दे रहे हैं, उत्तरी जो भाग हैं इसको कहते हैं डॉल्फिन उभार, और दक्षिण का जो भाग है उसको चैलेंजर उभार के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर वाली डॉल्फिन उभार और दक्षिण वाली चैलेंजर उभार है। तो देखो इससे पूछा हुआ है कि विषुवत रेखा के उत्तर में जो है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम है डॉल्फिन उभार, उत्तर वाली होगी। चैलेंजर उभार कौन सा हो गया, दक्षिण का जो भाग है। वॉल्विस और रिया ग्राडो है, ये इसी के भाग हैं। देखो ये जो भाग है ये है वॉल्विस रिज का है। यहाँ पर ये कौन सा है, अफ्रीका के जो पश्चिमी तट हैं वहाँ पर यह दक्षिण पश्चिम तट पर है वॉल्विस कटक, और यहाँ पर है रिया ग्राडो, ये जो कटक है इसको कहते हैं रिया ग्राडो का कटक। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो पूर्वी अंध महासागर की बेसिन नहीं है। पूर्वी अंध महासागर की जो बेसिन है, अटलांटिक महासागर की जो पूर्व के अंदर बेसिन नहीं है वो कौन सा है। कन्नारी बेसिन, यह बिल्कुल पूर्वी भाग है। लेब्राडोर, यह पश्चिम के अंदर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेब्राडोर जो बेसिन है जो पूर्वी अंध महासागर का नहीं है, पश्चिमी अंध महासागर का है। स्पेनिश भी पूर्व में है और कैप वर्डे बेसिन भी पूर्व के अंदर है। यहाँ पर देखो एक बार कि यहाँ पर देखो यह कैप वर्डे बेसिन है, ठीक है, और ये है यहाँ पर लेब्राडोर सागर है, और यहाँ पर लेब्राडोर बेसिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रोमांस से गर्त स्थित है। अटलांटिक महासागर के जो जितने भी गर्त हैं इसमें 5-6 गर्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 5 शवों के बारे में आपको हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के बारे में फर्स्ट ग्रेड के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, नेट में बार बार इससे संबंधित सर्वाधिक क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो रोमांस से गर्त कहाँ पे स्थित है, रोमांस से गर्त है अटलांटिक महासागर के अंदर विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित है, और विषुवत रेखा के जस्ट दक्षिण की में है मध्य अटलांटिक कटक का जो विषुवत रेखा के जस्ट दक्षिण में है। तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर का भाग है रोमांस से गर्त। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक और महत्वपूर्ण जो गर्त है वो है दक्षिणी सैंडविच गर्त। यह 2020 के स्कूल लेक्चर में पूछा हुआ है कि दक्षिणी सैंडविच गर्त कहाँ पे है। यदि हम अटलांटिक महासागर के अन्य और गर्तों के बारे में देखते हैं तो अटलांटिक महासागर में मुख्य कौन कौन से हैं। जो प्यूर्टोरिको जो गर्त है, सर्वाधिक जो मैक्सिमम जो गहराई का जो गर्त है वो है प्यूर्टोरिको गर्त। प्यूर्टोरिको जो गर्त है वो सबसे सर्वाधिक गहराई का है। इसी का ही एक भाग है मिलावाकी गर्त। चूँकि ऑक्सफोर्ड में दिया हुआ है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, मिलावाकी गर्त है। रोम से गर्त ये अपन देख लिया अभी, विषुवत रेखीय क्षेत्र पे है। दक्षिणी सैंडविच, एक और गर्त महत्वपूर्ण है वो है नरेश गर्त। यह भी कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। नरेश, सैंडविच, रोमांचे, मिलावाकी, प्यूर्टोरिको, यह गर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। अगला है अंध महासागर में सबसे गहरा बिंदु है। सबसे गहरा जो गर्त कौन सा है तो जो सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टोरिको जो खाई है। प्यूर्टोरिको खाई सबसे गहरी है और यह अटलांटिक महासागर के अंदर कहाँ पे स्थित होगी, अटलांटिक महासागर के ये अंदर। यदि मैं यहाँ दिखाऊंगा इसको मैप में,
तो अटलांटिक महासागर के अंदर इस जगह पर अवस्थित है प्यूर्टो रिको वो गर्त। अब हम देख रहे हैं कि दूसरा पूछा हुआ है ऑप्शन है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा प्यूर्टो रिको गर्त। टोगा गर्त कहाँ पर है? टोगा जो गर्त है प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है कौन सा? टोगा गर्त। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर का सेकंड, दक्षिणी प्रशांत महासागर का लार्जेस्ट और प्रशांत महासागर का सेकंड लार्जेस्ट गर्त है। मेरियाना गर्त, यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी ऊंचाई लगभग 11 किलोमीटर है। क्यूराइल जो गर्त है, यह क्यूराइल जो गर्त ये कहाँ पर है? यह भी प्रशांत महासागर के अंदर, उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर, उत्तरी प्रशांत महासागर में जो क्यूराइल जो द्वीप है जापान से ऊपर, वहाँ पर है क्यूराइल गर्त, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इन सब की अवस्थिति के बारे में आपको बताऊँ। दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक महत्वपूर्ण जो गर्त है वो है कर्माडेक और होकुरांगी। कर्माडेक और होकुरांगी भी दक्षिणी प्रशांत महासागर के महत्वपूर्ण गर्त हैं। टेलीग्राफिक पठार स्थित हैं। टेलीग्राफिक जो पठार हैं ये कहाँ पर हैं? टेलीग्राफिक जो पठार हैं, टेलीग्राफिक पठार यहाँ देखो, ये जो भाग है दिख रहा है आपको, ये टेलीग्राफिक जो पठार का भाग है। जो टेलीग्राफिक पठार न्यूजीलैंड के दक्षिण के अंदर मध्य अटलांटिक कटक का ही एक भाग है और जो कि बहुत चौड़ा है, इसलिए इसको पठार की संज्ञा दी गई है। तो टेलीग्राफिक पठार है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है टेलीग्राफिक पठार। अगला है एल्बाट्रॉस का पठार कहाँ अवस्थित है? सीधा पूछते हैं एल्बाट्रॉस का पठार कहाँ अवस्थित है? एल्बाट्रॉस का जो पठार है वो प्रशांत महासागर के अंदर है। प्रशांत जो महासागर के अंदर, पूर्वी प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में है एल्बाट्रॉस कटक है। पूर्वी प्रशांत महासागर में ही टुआमोटू, मोटू कटक स्थित है। और पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर, ये पूर्व के अंदर भी कौन सा आएगा? दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में लॉर्ड हार्वे कटक, लॉर्ड हार्वे जो कटक है, लॉर्ड हार्वे वे कटक, न्यूजीलैंड जो कटक है ये बहुत एक महत्वपूर्ण कटक है। टुआमोटू, एल्बाट्रॉस पठार और लॉर्ड हार्वे। निम्न में से प्रशांत महासागर के गर्त हैं, तो प्रशांत महासागर के कौन कौन से गर्त हैं? अपन देखा कि प्रशांत महासागर के अंदर टोटल चैलेंजर अभियान 1948 से 51 के दौरान 32 प्रशांत महासागर के गर्तों जो सर्वाधिक है इनकी खोज की गई थी। इसमें प्रशांत महासागर के गर्त कौन से हैं? तो क्यूराइल गर्त पीछे आया था, बिल्कुल है। प्यूर्टो रिको जो गर्त है वो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। जो कर्माडेक मैंने बताया कि प्रशांत महासागर के अंदर जो दक्षिणी प्रशांत महासागर हैं वहाँ पर कर्माडेक है, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है ये कर्माडेक। और टोंगा जो है यह भी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो तीन जो गर्त हैं ए, सी और डी, ए सी डी, तो बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूराइल उत्तरी प्रशांत महासागर है, कर्माडेक और टोंगा जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में गर्त है। और विश्व का सबसे गहरा जो गर्त कौन सा है?
प्यूटोरिको सॉरी पर सबसे गहरा जो गर्त है मेरियाना ट्रेंच, कोकोस कटक स्थित है। तो कोकोस कटक कहाँ पर स्थित है? कोकोस कटक प्रशांत महासागर में अवस्थित है। प्रशांत महासागर के अंदर नजका जो प्लेट है इससे जस्ट ऊपर की ओर कोकोस कटक स्थित है। तो याद रखना है ये असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो सवाल है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ है कि कोकोस कटक कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। याद रखना कोकोस किलिंग जो बेसिन है वो हिंद महासागर के अंदर है, ये इसमें ही कन्फ्यूजन होता है। और मैं खुद इस क्वेश्चन के अंदर उस ज़माने में कन्फ्यूजन हो गया था कि और उसको कोकोस किलिंग के नाम से नहीं पढ़ करके और जो कर दिया था। तो हमेशा याद रखना है कि जो कोकोस किलिंग एग्जाम के अंदर सीधा उल्टी बात होती है वही क्लिक करते हैं। तो कोकोस किलिंग जो बेसिन है यह बेसिन कहाँ पर है? हिंद महासागर में। और जबकि कोकोस जो कटक है वो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर का अंदर कटक है। नजगा जो प्लेट है उससे जस्ट उत्तर के अंदर भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर ये है। अगले यदि कटक की बात करें तो एल्यूशियन जो खाई या एल्यूशियन जो गर्त कहाँ पर स्थित है? एल्यूशियन खाई एल्यूशियन द्वीपों के पास में अवस्थित है। और एल्यूशियन द्वीप कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कहाँ पे? उत्तरी प्रशांत महासागर में है। उत्तरी प्रशांत महासागर में एल्यूशियन द्वीपों के पास में है एल्यूशियन गर्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि पानी के घनत्व और तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न घनत्व धाराओं के कारण अंतरसागरीय कैनियन का निर्माण हुआ है? तो अंतरसागरीय जो कैनियन है उसके निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों के बारे में इसने सवाल पूछा है। ये पहली बार पूछा है नेट में, हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, कई बार पूछा हुआ है। तो 3 मुख्य रूप से जो सिद्धांत हैं इन सिद्धांतों के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। यह जो सवाल थे AP 2023 का जो क्वेश्चन है, AP 2023 में अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं और AP 2023 का रिजल्ट है जो अभी आने ही वाला है। तो कुछ लोग तो यही वेट कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट आ जाए फिर पढ़ना चालू कर दें। तो देखो रिजल्ट का काम, आपने एग्ज़ाम दिया और आपका काम ख़त्म हो गया। अब जो भी काम है वो RPSC का है। अब आपका जो काम है 99% जो पूरा हो चुका है। अब यदि आपके जो मार्क्स हैं वो मेरे हिसाब से 140 से नीचे हैं तो हमें RPSC पे कतई विश्वास नहीं करना है। यदि 140 प्लस मार्क्स हैं तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर है। 140 से नीचे भाई डाउट की स्थिति के अंदर है। और RPSC में इंटरव्यू आपको भी पता है कि भाई 4 नंबर भी दिए जा सकते हैं, 14 भी दिए जा सकते हैं और 20 भी दिए जा सकते हैं। तो लेकिन एवरेज जो दिए हिंदी का जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट में हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट आया है, इससे आधार पर 140 से नीचे वालों को निश्चित तौर पर तैयारी है उसमें वापस लग जाना चाहिए। पोस्टें कम नहीं हैं, पोस्टें खूब हैं। पिछली बार ही 150 पोस्टें दी हैं, वो एक बम्पर भर्ती थी। ऐसे तो कभी ही मौके आते हैं तो, लेकिन 60 भर्ती भी अपने आप में काफ़ी हैं। तो आपको बिना देरी किए हुए और बिना कुछ सोचे हुए अभी से तैयारी को बहुत ही शानदार और जानदार करनी है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि अंतरसागरीय जो कैनियनों के बारे में है, तो अंतरसागरीय यहाँ दिखाया जा रहा है, ये अंतरसागरीय जो कैनियन है। अंतरसागरीय कैनियन महाद्वीपीय जो मग्न जो ढाल है, महाद्वीपीय मग्न ढाल पर एक गहरी खाई, गहरी संकड़ी और खाई है, उसको हम अंतरसागरीय कैनियन कहते हैं। अंतरसागरीय कैनियनों का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है, इन निर्माणों के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय हैं। इन राय में हमें जो पूछा हुआ है कि इस सिद्धांत के बारे में अंतरसागरीय जो कैनियन की जो घनत्व तरंग सिद्धांत है, इस घनत्व तरंग जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो सेलिस और होलीमैन, 3 विद्वान थे, सेलिस, होलीमैन और फ्लोरेंस।
इन तीनों के द्वारा किया गया था। अपने ऑप्शन में सेलिस और होलीमैन है वो ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हाँ सेलिस और होलीमैन के द्वारा। इसका एक सिद्धांत भूपृष्ठीय जो अपरदन सिद्धांत है, हाल और जो डाना विद्वान है, डाना और हाल, हॉल और डाना इन दोनों ने कहा है कि भूपृष्ठीय अपरदन के द्वारा, इसके द्वारा अंतरसागरीय कैनियनों का निर्माण हुआ है, जबकि डेविस के द्वारा ये प्रतिपादन किया कि जो पंख तरंग सिद्धांत, पंख तरंगों के माध्यम से अंतरसागरीय कैनियनों का निर्माण हुआ है। इन तीनों के बारे में अपन को ढंग से याद रखना है। अगली बार हो सकता है कि दे दे भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत किसका है, हाल और डाना का है, पंख तरंग सिद्धांत डेविस और डाली का है, और घनत्व तरंग जो सिद्धांत है, और इस घनत्व तरंग सिद्धांत के आधार पर किसका है, सेलिस और होलीमैन का है। अगला क्वेश्चन है, अभी तक देखो 14 जो क्वेश्चन है सर्वाधिक इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मान लो कि ओशियोनोग्राफी का 1/3 से हिस्सा है वो किसका है, केवल और केवल इसी टॉपिक का है, महासागरीय उच्चावच का है। तो हमें इसके बारे में तीनों ही महासागरों के जो सभी उच्चावच हैं उसके बारे में अच्छे से, उष्णमितीय वक्र के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब अगला जो हमारा जो टॉपिक है जो तापमान से संबंधित और घनत्व से संबंधित है, वो एक बार एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महासागरों में 2014 में ये पूछा हुआ है, AP 2014 का ये सवाल है कि महासागरों में ताप प्रवणता परत, जिसको हम इंग्लिश में थर्मोक्लाइन का मुख्य अभिलक्षण या मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो थर्मोक्लाइन क्या है, तो देखो थर्मोक्लाइन आपको दिखाई जा रही है कि 300 से लगा करके 1000 मीटर की गहराई में अचानक जो तापमान है, तापमान में अचानक कमी आ जाती है। तापमान में अचानक जो कमी है इसको हमने क्या कहा, थर्मोक्लाइन का, जो 300 से 1000 मीटर की गहराई में होती है। तो तापमान की अचानक कमी आ रही है उसको थर्मोक्लाइन, ताप प्रवणता कह दिया, ठीक है। लवणता में आती है तो उसको हेलोक्लाइन कह दिया, और घनत्व में परिवर्तन आता है उसको पाइनोक्लाइन कहते हैं। तो इन तीनों ही क्लाइनों के बारे में, प्रवणता के बारे में, ताप प्रवणता, घनत्व प्रवणता और लवणता प्रवणता है, इन तीनों की जो गहराई है वो 300 मीटर से 1000 मीटर है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें तापमान में अचानक कमी आ रही है। तो यही पूछा हुआ है कि ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन जो रेखा है, थर्मोक्लाइन की विशेषता क्या है। इस परत में तापमान गहराई बढ़ने के साथ साथ तेजी से गिरता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तापमान क्या होता है, तेजी से गिरता है। अगला क्वेश्चन है लवणता से संबंधित। महासागरीय लवणता में, सागरीय जल में लवणता की मात्रा का सही घटता हुआ क्रम क्या है। हमें इस सब के बारे में ध्यान रखना है कि लवणता के जो 7 मुख्य जो तत्व हैं, क्योंकि देखो महासागरीय जल के अंदर घुले हुए जो पदार्थों की जो मात्रा होती है, इनको घुले हुए पदार्थों को हम लवणता के नाम से संबोधित करते हैं। तो इस जो लवणता है ये लगभग 1 किलोग्राम महासागरीय जल के अंदर 35 ग्राम, 35.2, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि 35 ग्राम प्रति किलोग्राम होता है। इसको प्रदर्शित करना है तो 35 प्रति किलोग्राम प्रदर्शित किया जाता है। तो महासागरीय जो लवणता है, इस लवणता के अंदर सबसे पहले इस महासागरीय जो लवणता है इसकी जो खोज है, कौन कौन से तत्व होते हैं, इस तत्वों के बारे में जो खोज करने वाला विद्वान था वो था डिटमोर। क्या नाम है, डिटमोर। डिटमोर ने चैलेंजर अभियान के पश्चात 1884 के अंदर, कब 1884 में डिटमोर ने महासागरीय जल में 27 प्रकार के, कितने प्रकार के, 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया। इन 27 प्रकार के जो लवणीय जो तत्व हैं, इन तत्वों के अंदर 7 सबसे प्रमुख तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 7 सबसे प्रमुख तत्व हैं। यही प्रमुख तत्व 99% से भी अधिक महासागरीय लवणता के लिए उत्तरदायी तत्व हैं। इन 7 का जो क्रम है ये हर बार स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, नेट
हर जगह किसी भी एग्जाम के अंदर यदि लवणता टॉपिक है तो वहाँ से एक क्वेश्चन यह फिक्स आता है। तो हमें सातों का जो क्रम है, वो मात्रा है, वो हमेशा याद अपन को होनी चाहिए। तो देखो, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम जो क्लोराइड, यदि मैं 100% लवणता की यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें 77% है वो कौन क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो लवणता में सर्वाधिक तत्व कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है, वो सर्वाधिक तत्व है। अगला मैग्नीशियम क्लोराइड, यह लगभग 11% के आसपास, 10.9% के आसपास है। नेट के अंदर तो प्रतिशत तक भी साथ में पूछते हैं, तो हमें यह भी साथ में ध्यान रखना है कि प्रतिशत भी कितना है। उसके बाद में अगला है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो कि 4.7% है। फिर है कैल्शियम सल्फेट जो 3.6% है। पोटेशियम जो सल्फेट है ये 2.5% है। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 जो 0.3 ये का अल्प मात्रा में हो जाता है। फिर ब्रोमाइड है जो 0.2% हो जाता है। तो ये सातों के जो क्रम हैं वो हमें याद रखना चाहिए कि दो तो सबसे पहले है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद 3 है सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड से खत्म हुआ तो मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इन सातों का जो क्रम है वो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछता है और हमें हर हाल में याद होना चाहिए। इस पार्ट में बाकी कुछ याद हो या नहीं हो, ये तो हमेशा हर हाल में याद होना चाहिए। तो अब पूछा है कि सही घटता हुआ क्रम क्या है। सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड, फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर है मैग्नीशियम सल्फेट और फिर है कैल्शियम सल्फेट। और ये एज इट इज़ जो क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 2 बार सेम पूछा हुआ सवाल है, जिसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्वाधिक जो लवणता है वो कहाँ पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है 20 डिग्री से लगा करके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 20 डिग्री से लगा करके 40 डिग्री उपोष्ण कटिबंधीय जो पेटी है, उपोष्ण कटिबंधीय पेटी 20 से 40, यहाँ पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जबकि याद रखना कि जो दक्षिणी गोलार्ध में यदि पूछ लेता कि दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक जो लवणता कहाँ पाई जाती है तो 10 डिग्री से लगा करके 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 10 से लगा करके 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो लवणता वाली जो पेटी है 20 से लगा करके 40 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वहाँ पर क्या है, वाष्पीकरण अधिक है, मरुस्थलीय कंडीशन है, तो वाष्पीकरण की मात्रा अधिक है और वर्षा वहाँ पर न्यूनतम होती है। वर्षा की न्यूनता, वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहाँ पर क्या होगी, लवणता भी अधिक होगा। तो लवणता समानुपाती है वाष्पीकरण, यदि वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता भी अधिक हो जाएगी। तो वहाँ पर मरुस्थलीय कंडीशन है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, और तो वहाँ पर लवणता सर्वाधिक पाई जा रही है। यदि मैं लवणता को किस किस महासागर में कितनी पाई जा रही है उसके बारे में अगले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्या निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही का चयन करना है कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पाई जाती है। यदि पहली अपन बात करें अटलांटिक महासागर में कितनी पाई जाती है, अटलांटिक महासागर के अंदर 36% लवणता पाई जा रही है। मृत सागर है, मृत सागर के अंदर 238 ग्राम प्रति किलोग्राम में। ग्रेट साल्ट लेक है, यहाँ पर 220 है, और लाल सागर की जो लवणता है वो 41 है। तो अटलांटिक 1 का 4 हो गया, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यह देखो, जैसे जैसे एग्ज़ाम साल बढ़ते हैं तो नए नए सवाल पूछते हैं। अब यह सवाल इस बार सबसे लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह सवाल एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज़ तीनों के लेकों के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है। मृत सागर की
ग्रेट साल्ट लेक की और टर्की की वॉन झील के बारे में, तो वहाँ से ही सीधा क्वेश्चन है वो आया हुआ है। यदि मैं अब अटलांटिक की दे दिया है इन्होंने, अटलांटिक दे चुके हैं, तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की भी पूछी जा सकती है। तो यदि महासागरों की यदि बात करें, तीनों ही जो मुख्य महासागर हैं, इन तीनों महासागरों में सर्वाधिक जो लवणता है अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता है। अटलांटिक के बाद में हिंद महासागर की लवणता और हिंद महासागर के बाद में प्रशांत महासागर की लवणता। तो इन तीनों जो सबसे बड़े महासागर हैं, इन तीनों महासागरों में सर्वाधिक लवणता है अटलांटिक की, जैसे इसने दे दिया 36 के आसपास है। हिंद महासागर के अंदर 24.76 के आसपास है और इसमें 24.72 के आसपास 34.72 के आसपास है। तो इस प्रकार से प्रशांत महासागर की लवणता सबसे कम, अटलांटिक महासागर की लवणता है वो सर्वाधिक होती है, क्योंकि अटलांटिक महासागर है वो क्या है, क्षेत्रफल में कम है, प्रशांत सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा है और वहाँ नदियाँ वगैरह उधर कम गिर रही हैं, तो इस वजह से। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे हो गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सागर या झीलों के बारे में कहा है कि लवणता सही सुमेलित नहीं है। अब यह भी सवाल इसी बार AP 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये बता रहे हैं कि मृत सागर की लवणता, अभी अपन देखा उसी पेपर में आया हुआ था, तो मृत सागर की लवणता 238 बिल्कुल सही है। काराबुगाज की जो खाड़ी है वो कैस्पियन सागर से पूर्व की ओर है, तो काराबुगाज की जो खाड़ी है वहाँ पर भी लवणता उच्च पाई जाती है। और ग्रेट साल्ट जो लेक है इसकी लवणता 220 है, ये भी वहाँ दी हुई है। अब टर्की की जो वॉन झील है उसकी लवणता हमें पता है कि कितनी है, 330 दिया हुआ है, तो वहाँ पर इसने कन्फ्यूज कर दिया एग्जामिनर और 230 कर दिया। तो हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा टर्की की वॉन झील है, टर्की की वॉन झील, डी ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्की की वॉन झील है वहाँ लवणता होगी वो सर्वाधिक पाई जाएगी। तो टर्की की जो वॉन झील है इसकी जो लवणता कितनी है, 330, वो की विश्व में सर्वाधिक है। ग्रेट जो साल्ट है ये कहाँ पे है, USA के, ठीक है। मर्त सागर कौन सा है, एशिया के अंदर, जॉर्डन में। यदि मैं बात करूं महासागरों की, अभी मैंने बताया कि महासागरों में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक है, उसके बाद में हिंद महासागर और सबसे कम लवणता है प्रशांत महासागर की लवणता। अगला है निक्षेपों से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। तो लवणता में हमें दो प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि एक तो लवणीय जो तत्व हैं, लवणों के प्रकार कौन कौन से हैं उसकी जो क्रम हमें याद रखना है, और दूसरा जो इसमें पूछा जा रहा है कि लवणता किसकी लवणता कितनी है, सर्वाधिक लवणता किसकी है। इसी के अंदर अपने जो सांबर लेक है इसकी लवणता 200 के आसपास है, तो ये भी 5वीं हाईएस्ट लवणता वाला है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला जो टॉपिक है हमारा निक्षेपों से संबंधित है। इन महासागरीय निक्षेपों में ग्लोबीजेरिना जो निक्षेप है वो किस प्रकार का है। तो ग्लोबीजेरिना जो निक्षेप होता है वो जैविक निक्षेप है। तो यदि मैं निक्षेपों के बारे में बताऊं तो देखो इस एक पेज में ये तो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, सभी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उसी एक स्लाइड के माया पूरे हो जाते हैं। तो महासागरीय यदि निक्षेपों को यदि मैं 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो निक्षेप है भूमिज, जिसको हम स्थल जात निक्षेप भी कहते हैं। स्थलीय भागों से महासागरीय भागों में तो बजरी है, पंख है, ठीक है, बालू है। दूसरे हैं ज्वालामुखी पदार्थ, तीसरे हैं अजैविक, और चौथा है जैविक निक्षेप। अजैविक निक्षेप में आता है लाल मृत्तिका। लाल मृत्तिका अजैविक निक्षेप में, इस लाल मृत्तिका के अंदर लोहा और एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाई जाते हैं। आगे पढ़ेंगे सवाल कि एल्यूमिनियम निम्न में से किस निक्षेप में एल्यूमिनियम सिलिकेट पाए जाते हैं, तो उसका आंसर क्या है, लाल मृत्तिका। और लाल मृत्तिका फर्स्ट ग्रेड में ये पूछा है लाल मृत्तिका किस प्रकार का है, तो ये लाल मृत्तिका अजैविक निक्षेप है। अब यदि हम जो मुख्य रूप से जो निक्षेप होते हैं वो है
जैविक जो निक्षेप हैं, इन जैविक निक्षेपों के अंदर को हम दो भागों में पुनः बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। एक सागर के तटवर्ती भागों में जिसको हम नेरेटिक या तटतलवासी निक्षेप कहते हैं, और एक अधिक गहराई में पाए जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे अगाध सागरीय या पेलेजिक निक्षेप। पेलेजिक निक्षेपों को पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है कि यदि वहाँ पर उन निक्षेपों में चूने की मात्रा अधिक है या उसमें चिलिका की मात्रा अधिक है। तो गहराई चूने वाले जो निक्षेप होंगे वो कम गहरे होंगे और चिलिका वाले होंगे अधिक गहरे। तो चूने वाले जो चूना प्रधान जो निक्षेप हैं इसको दो भागों में पुनः बांटते हैं, टेरिपोड और ग्लोबोजेरिना। हमारा क्वेश्चन यही था कि ग्लोबोजेरिना है वो किस प्रकार का निक्षेप है, तो ग्लोबोजेरिना कैसा है, जैविक निक्षेप का एग्जाम्पल है। तो चूना प्रधान है कैल्सिकेरिस, तो इसमें क्या होगा टेरिपोड और ग्लोबोजेरिना। CTG हमें याद रखना है कि भाई चूना प्रधान कौन सा है, टेरिपोड और ग्लोबोजेरिना, CTG CTG CTG। सिलिका प्रधान की यदि बात करें तो डाइटम और रेडियोलोरिया, तो इसको मैं याद करता, ठीक है, HDR। सिलिका प्रधान, डाइटम और रेडियोलोरियन, डाइटम और रेडियोलोरियन कैसा है, सिलिका प्रधान है, और चूना प्रधान कौन सा है, CTG, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिलिका महेऊज है, तो सिलिका प्रधान अभी मैंने बताया कि सिलिका, HDR, ट्रिक बताई थी HDR, डाइटम और रेडियोलोरियन, डाइटम और रेडियोलोरियन B और D, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा A, मतलब डाइटम और रेडियोलोरियन कैसे हैं, सिलिका प्रधान है। जबकि चूना जो प्रधान जो है कौन से हैं, चूना प्रधान CTG, टेरिपोड और ग्लोबोजेरिना। टेरिपोड और ग्लोबोजेरिना जो कौन सा है, चूना प्रधान है। जो HDR कौन सा है, सिलिका प्रधान है। सिलिका प्रधान के अंदर डाइटम और रेडियोलोरियन। CTG और HDR इन दोनों को विशेष रूप से याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर इस बार का जो पेपर हुआ था उसमें एक सवाल ये पूछ लिया था कि जो अटलांटिक महासागर में कौन से प्रकार की निक्षेप हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक कौन सा निक्षेप पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने देखा कि सविंदर सिंह की जो किताब है उसमें अटलांटिक महासागर के निक्षेपों, सभी प्रकार के निक्षेपों का एक मानचित्र बनाया हुआ है, तो वहीं से उसने क्वेश्चन को वहाँ उठाया है। तो ग्लोबोजेरिना ग्लोबोजेरिना मैक्सिमम कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ग्लोबोजेरिना पाए जा रहे हैं अटलांटिक महासागर में, क्योंकि क्वेश्चन देखेंगे तभी हमें पता आइडिया लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ग्लोबोजेरिना अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक ग्लोबोजेरिना है। तो अब अटलांटिक का पूछ चुका है तो प्रशांत का भी पूछा जा सकता है, तो हमें याद रखना है कि प्रशांत के अंदर, प्रशांत महासागर में जो मैक्सिमम कौन सा है, रेडियोलोरियन है, वो सर्वाधिक पाया जाते हैं। और इन सभी प्रकार के यदि निक्षेपों की बात करें तो सभी प्रकार के निक्षेपों में सर्वाधिक मात्रा में जो निक्षेप होता है, जैविक और अजैविक, ये दोनों को हम साथ कर लेते हैं। तो लाल जो मृत्तिका है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला निक्षेप है। तो इसकी जो ट्रिक है LGDRT, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, LGDRT। तो लाल मृत्तिका, ग्लोबोजेरिना, डाइटम, रेडियोलोरिया और टेरिपोड, तो ये भी नेट के अंदर कई बार एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे हमें ये भी याद रखना है कि महासागरीय निक्षेपों में सर्वाधिक मात्रा में कौन से पाए जाते हैं, सर्वाधिक जो 36% के जो आसपास हैं वो है लाल मृत्तिका, फिर ग्लोबोजेरिना, डाइटम, रेडियोलोरियन और टेरिपोड सबसे न्यूनतम मात्रा में पाए जाने वाले निक्षेप है। LGDRT, HDR और CTG, ये तीन हमें ट्रिक है वो इसमें याद रखनी है। तो हमारा जो इसमें जो आंसर क्या था, आंसर A था, B और D। अगला है रेडियोलोरियन। रेडियोलेरियन जो ऊज हैं, निक्षेप हैं, वो किस प्रकार के हैं, तो ये सब गहरे सागर के थे। अभी अपने देखा इसमें कि गहरे सागर, अगाध सागर स्थल निक्षेप हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेलेजिक निक्षेप। कैसे है, पेलेजिक निक्षेप। पेलेजिक निक्षेपों को हमने दो भागों में बांटा था कि पेलेजिक निक्षेप, एक तो चूना प्रधान और एक सिलिका प्रधान।
चूना होगा वो कम गहराई में रहेंगे, सिलिका वाले होंगे अधिक गहराई में पाए जाते हैं। चूना जो प्रधान है इसको वापस हमने दो भागों में बांटा था, कौन सा था, ठीक थी CTG चूना प्रधान, टेरिपोड और ग्लोबोजेरिना, टेरिपोड और ग्लोबोजेरिना, और सिलिका प्रधान थे उसको हम दो भागों में बांटा था, ठीक क्या थी, HDR, डाइटम और रेडियोलोरियन। तो अपन पूछाएंगे रेडियोलोरियन कैसे हैं, जो पेलेजिक निक्षेप है, अगाध सागर स्थल निक्षेप है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पेलेजिक और अकार्बनिक निक्षेप है जो अधिकांशतः एल्यूमिना के सिलिकेट से बना है। तो आपने देखा कि अकार्बनिक और कार्बनिक, जैविक और अजैविक में दो भागों में बांटा था। तो कार्बनिक और अकार्बनिक के अंदर अकार्बनिक में कौन सा था, लाल मृत्तिका थी। तो लाल मृत्तिका है, तो इसने पूछा लाल मृत्तिका, हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल मृत्तिका। और लाल मृत्तिका का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, एक तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिना के सिलिकेट और लोहा, इन दो तत्वों के निर्माण से लाल मृत्तिका का निर्माण हुआ है। और लाल मृत्तिका सभी निक्षेपों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला निक्षेप है, जो लगभग सभी महासागरीय निक्षेप का 36% हिस्सा रखते हैं लाल मृत्तिका। तो हमारा राइट हो जाएगा लाल मृत्तिका, टेरिपोड, ग्लोबोजेरिना और डाइटम। कुल 5-6 शब्द ही हैं, उन शब्दों के बारे में ही हमें याद रखना होता है। तो इस प्रकार से निक्षेप के अंदर केवल और केवल एक डायग्राम के माध्यम से सभी प्रकार के जो आज दिन तक के स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, सेकंड ग्रेड और नेट के अंदर जितने भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक डायग्राम के माध्यम से ही हम पूरा पढ़ सकते हैं। तो एक डायग्राम से एक पार्ट हमारा क्लियर हो जाता है। तो अब अगला टॉपिक है महासागरीय धारा। महासागरीय धारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी 2 क्वेश्चन है वो हर बार पूछे ही जाते हैं। तो महासागरीय धारा जो उत्तरी अंध महासागरीय धारा की चक्र गति या गायर, चक्र गति को हम गायर भी कहते हैं, गायर या गायरे का भाग नहीं है। ऐसी कौन सी जो गायरे का भाग नहीं है, जो AP 2020 के अंदर ये सवाल पूछा था, AP 2020 में। अब देखो सवालों के बारे में सबसे अच्छी जो ट्रिक ये होती है कि जो भी कोई नया क्वेश्चन मिलता है उस नए क्वेश्चन को आप अपने नोट्स के अंदर उसी जगह पर ऐड कर लो, तभी इन क्वेश्चनों का महत्व है, वरना इन क्वेश्चनों का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि एग्जाम टाइम के अंदर वो चीज़ें अपन को वापस पढ़ नहीं सकते और तो यह महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। तो इसलिए हर बार जहाँ कहीं से भी आप क्वेश्चन पढ़ते, भले टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, भले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहे हैं, उन सबको अपने नोट्स में समाहित करते जाएं और धीरे धीरे अपने नोट्सों को परिपूर्ण बनाते जाएं, क्योंकि एग्जाम टाइम में वही काम आएगा जो अंतिम 7 दिन में हम जो पढ़ पाएंगे। ये अंतिम 7 दिन में यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपने कितनी भी किताबों से क्यों नहीं पढ़ लिया है वो कोई काम नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो भी पढ़ें वो बिल्कुल नोट्स के अंदर प्रॉपर वे के अंदर, शॉर्ट नोट्स हैं वो आपने साथ में तैयार करते जाएं। अभी तक टाइम खूब पड़ा है। तो महासागरीय धारा में निम्न में से कौन सा जो गायर का है वो भाग नहीं है। तो गायर का मतलब क्या हुआ, जो महासागर के अंदर जितनी भी जो धाराएं होती हैं वो धाराएं एक चक्र का पूरा निर्माण करती हैं, उस पूरी चक्र को हमने गायर कहते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो ये पूछ लिया था, अभी 2023 का फर्स्ट ग्रेड था, उसमें ये पूछा था कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर गायर है उसकी दिशा क्या होती है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो गायर की जो दिशा होती है तो घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो गायर है वो कहाँ से हो रहा है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होता है। तो अपन को पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा गायर का भाग, अटलांटिक महासागर की धाराएं दी हुई, कौन सा गायर का भाग नहीं है। तो गायर के यदि भाग की यदि हम बात करें तो उत्तरी विश्वोत्तरीय की धारा इसका भाग है, फ्लोरिडा की धारा इसका भाग है, गल्फ स्ट्रीम भाग है और ये कनारे की धारा, तो ये और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये पूरा तो ये इस गायर का भाग है। अब लेब्राडोर की जो धारा है वो इस गायर का भाग नहीं है, इस चक्र गति का भाग नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, राइट आंसर क्या नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा लेब्राडोर की जो धारा है वो गायर का हिस्सा नहीं है। ये मैंने तीनों के बारे में दिया था, देखते हैं। एजोर्स तथा स्पेन के बीच
बहने वाली अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की जो दक्षिणी शाखा है, उत्तरी अटलांटिक की जो दक्षिणी शाखा है उसको क्या कहते हैं, जो एजोस और स्पेन के जो बीच में चलती हैं, तो एजोस और स्पेन के बीच में चलने वाली जो धारा है वो कौन सा है, कनारी की जो धारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कनारी की जो धारा है, धारा। तो देखो कनारी की धारा कहाँ बह रही है, यह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की जो दक्षिणी जो शाखा ये है, और इस दक्षिणी शाखा का जो एजोस और कनारी द्वीप के, एजोस द्वीप और कनारी द्वीपों के बीच में जो चल रही है, तो इस धारा का नाम है कनारी की धारा। ठीक है, फ्लोरिडा की धारा नहीं है। फ्लोरिडा की धारा कहाँ बह रही है, फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक जो की धारा है उस धारा का फ्लोरिडा के जो तट पर चल रही है, फ्लोरिडा की धारा। गिनी की जो धारा है, तो गिनी की धारा कहाँ पर है, गिनी है, ये गिनी तट पे बह रही है, और ये कैसी है, प्रति विषुवत अटलांटिक महासागर की प्रति विषुवत रेखीय धारा है। इस धारा की उत्पत्ति के समय अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित जो मत है इसमें ये कहते हैं कि गिनी की जो धारा कैसी है, प्रति विषुवत रेखीय धारा है, और जिसका आविर्भाव केवल और केवल अपन को कहाँ पे दिखता है, यह गिनी के तट पर दिखता है, इसलिए इसको गिनी की जलधारा अटलांटिक महासागर की एक मेन धारा है। केन्या की जो धारा है, केन्या की जो धारा है वो दक्षिणी अमेरिका के जो उत्तर पूर्व में विभाग के अंदर गुहाना के पास में ये कौन सी धारा है, केन्या की जलधारा चलती है। तो हमारा इसमें राइट जो आंसर हो जाएगा कनारी की धारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर जो धारा है वो कहाँ बह रही है, लेब्राडोर धारा किसका भाग है, उत्तरी अटलांटिक। ब्राज़ील है वो कहाँ पे है, धारा है वो दक्षिणी अटलांटिक का भाग है। क्यूरोशिवो है उत्तरी प्रशांत का भाग है, और अगुलास है वो कैसे है, दक्षिणी हिंद महासागर की महासागरीय धारा है। तो जैसे लेब्राडोर, अब इन धाराओं में या तो ठंडी या गर्म या फिर इसकी स्थिति कैसी है, उन स्थितियों के बारे में क्वेश्चन, धाराओं के बारे में फिक्स सवाल बन रहे हैं। तो लेब्राडोर ए का हो जाएगा 4, ए का 4 दोनों में है, बी का 1, बी का 1, अगुलहास की धारा दक्षिण डी का 3 और सी का 2। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो देखो लेब्राडोर की धारा कैसी है, ठंडी धारा है। ब्राज़ील की धारा कैसी है, गर्म धारा है। ब्राज़ील की जो धारा कैसी है, गर्म धारा है, क्योंकि यह दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा का ही विस्तारित रूप है। जो क्यूरोशिवो की जो धारा है, क्यूरोशिवो की धारा भी कैसी है, गर्म है। उत्तरी प्रशांत जो धारा है उसका विस्तारित रूप है। और अगुलहास की जो धारा है दक्षिणी हिंद महासागर में, जब मेडागास्कर और मॉरिशस, ये देखो यहाँ अगुलहास की धारा है, ये मेडागास्कर की धारा, और ये मोजाम्बिक धारा है, ये दोनों आगे प्रवाहित होती हुई अगुलहास धारा के रूप में निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अगुलहास भी कैसी होगी, एक गर्म धारा है। हिंद महासागर की धाराओं में सर्वाधिक इम्पोर्टेंट जो धारा कौन सी है, अगुलहास की जो धारा वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। और ये कैसी है, गर्म धारा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। जो बेगुला की जो धारा है, बेगुला की धारा शीत धारा है, बिल्कुल सही है। हम्बोल्ट की धारा गर्म है, ये गलत है। हम्बोल्ट की धारा गर्म नहीं है, हम्बोल्ट की धारा कैसी है, ठंडी है। और हम्बोल्ट की धारा ठंडी धारा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हम्बोल्ट ठंडी धारा है। हम्बोल्ट की जो धारा है ये पेरू के तट के पास में चलती है, इसलिए इसको पेरू धारा। हम्बोल्ट महोदय के द्वारा सर्वप्रथम इस धारा की खोज की गई थी, इसलिए इसको हम्बोल्ट की धारा कहते हैं, और जो कि ठंडी है। कैनरी की धारा, कैनरी की जो धारा है यह भी ठंडी धारा है, और ब्राज़ीलियन है वो गर्म धारा है। लेकिन इन जो तीनों ऊपर वाली जो धारा हैं, ये जो ठंडी धाराएं हैं, ठंडी धारा, इन तीनों ही ठंडी धाराओं की एक कॉमन विशेषता ये है कि इन धाराओं का जो निर्माण हुआ है व्यापारिक हवाओं के द्वारा, वहाँ से ऊपर महासागरीय जो तल है, तल के ऊपर से जो गर्म जल को हटा लिया जाता है, तो नीचे से ठंडा जल है वो उद्वेलित होकर ऊपर आ जाता है, अब वेलिंग के माध्यम से ऊपर आ जाता है। तो इसके जो निर्माण है
वह व्यापारिक हवाओं के द्वारा वहाँ से जल को उस स्थान ऊपर से जल को हटाने की वजह से हो रहा है। और दूसरी तो इसका निर्माण उद्वेलन अपवेलिंग के वजह से हुआ है। दूसरा ठंडी जलधारा जहाँ कहीं पर भी होगी तो वहाँ मरुस्थलीय दशाओं का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर अगला है निम्न में से कौन सी ठंडी की धारा नहीं है, कौन सी ठंडी धारा नहीं है। तो ठंडी कौन सी नहीं है, तो ब्राज़ील की जो धारा अभी हमने देखा कि ब्राज़ील कैसी है, गर्म धारा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील धारा। अटलांटिक दक्षिणी जो अटलांटिक महासागर है इसकी ये मुख्य रूप से धारा है। बेगुला की धारा ठंडी धारा है, ठीक है। और बेगुला की धारा कहाँ पर है, दक्षिणी जो अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका के जो पश्चिमी तटवर्ती भाग हैं वहाँ पर ठंडी धारा है। हम्बोल्ट की धारा पेरू तट के पास में, फॉकलैंड की धारा दक्षिणी अमेरिका के सबसे दक्षिण में फॉकलैंड द्वीपों के पास में चलती हैं। तो ये तीनों तो कैसी है, ठंडी धारा है। और ये कैसा है, ब्राज़ील धारा गर्म धारा है और अटलांटिक महासागर में चलने वाली धारा है। तो ये भी अटलांटिक में हो गई, तो ये भी दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलने वाली है। फॉकलैंड भी दक्षिणी अटलांटिक में चलने वाली है और यह प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलने वाली एक ठंडी धारा है, हम्बोल्ट की धारा। अगला क्वेश्चन है अधिकांशतः सतही महासागरीय धाराओं की गति होती है। अधिकांशतः सतही महासागरीय धाराओं की जो गति कितनी होती है, तो यह होती है 5 नॉट के बराबर या 5 नॉट से थोड़ी सी कम होती है। 5 नॉट 1 नॉट के बराबर होता है, 1 नॉट या नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। तो इसको हम 5 नॉट कह दें या लगभग 10 किलोमीटर के आसपास कह सकते हैं। तो चूंकि ये सवाल है वो एनसीईआरटी से सीधा उठाया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स बना के दिया हुआ है कि महासागरीय धाराओं की जो गति होती है 5 नॉट के बराबर या उससे कम होती है। ऊपरी जो महासागरीय जो सतह है वहाँ पर जो धाराएं चल रही हैं और जो गहरे महासागरों की जो धारा है वो 0.5 नॉट के बराबर होती है। तो सतही जो महासागरीय जो धारा है उसकी गति कितनी होगी, 5 नॉट के बराबर है। तो एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के अंदर जो भी बॉक्स के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो हर हाल में हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से एग्जामिनर का सीधा ध्यान उधर जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती। तो 5 नॉट यह भी सवाल है इसी बार एपी के अंदर 2023 में पूछा। एपी 2023 में एनसीईआरटी कैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो सीधे पूछे हुए हैं। विश्व में सर्वोच्च जो ज्वार हैं वो कहाँ पे आते हैं, ये सवाल मुझे लगता है कि कम से कम 100 बार हर एग्ज़ाम में पूछे हुआ सवाल है। और सबसे घिसा पीटा जो सवाल है, सर्वोच्च जो ज्वार हैं विश्व में सर्वाधिक कहाँ पे आते हैं, फंडी की जो खाड़ी है, फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार हैं। और यह भी फंडी की खाड़ी वाला, ये भी एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स बना के लिखा हुआ है। फंडी की खाड़ी में लगभग 15 से लगा करके 16 मीटर, लगभग 50 फीट की ऊंचाई के ये जो ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो और फंडी की खाड़ी कहाँ पर है, फंडी की खाड़ी कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग के अंदर नोवा स्कोशिया द्वीप है, वहाँ पर ये इसकी अवस्थिति है फंडी की खाड़ी। तो सबसे ऊंचे जो ज्वार कहाँ आ रहे हैं, फंडी खाड़ी में। और न्यूनतम ऊंचाई के जो ज्वार आते हैं वो आते हैं ओखा तट गुजरात में। अपने तो बाबड़ो सबसे कम ही ज्वार आ रहा है, ओखा तट यहाँ सबसे न्यूनतम ऊंचाई के, और जबकि सर्वोच्च ऊंचाई के किसके हैं, फंडी की खाड़ी में ज्वार उत्पन्न होते हैं। और भारत के अंदर सर्वाधिक जो ज्वारीय राज्य है वो कौन सा है, गुजरात है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित जो स्थैतिक तरंग जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो तरंग ज्वार भाटा से संबंधित 3 जो सिद्धांत दिए गए हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से जो सिद्धांत हैं, जैसे एक सिद्धांत है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का जो सिद्धांत है वो है न्यूटन का। हमें सभी सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए, केवल नाम के बारे में, इससे अपना काम हो जाएगा। संतुलन या साम्यावस्था का सिद्धांत किसका है, न्यूटन का। 1687 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, संतुलन का सिद्धांत। दूसरा है गतिक सिद्धांत।
गतिक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था लाप्लास ने 1755 ईस्वी में, लाप्लास के द्वारा। तीसरा है प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी जो तरंग सिद्धांत है इसका वेहवेल के द्वारा किया गया था 1833 ईस्वी में। फिर इसी में प्रगामी तरंग सिद्धांत में जो करेक्शन किया था एरी महोदय के द्वारा, जिसको कहा गया था नहर सिद्धांत। तो नहर सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? एरी के द्वारा किया गया था। और सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट इस सिद्धांतों के अंदर है स्थैतिक तरंग जो सिद्धांत या अप्रगामी या स्थैतिक तरंग सिद्धांत या स्थैतिक तरंग जो सिद्धांत है वह सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? वो सिद्धांत है वह R.A. हैरिस के द्वारा दिया गया था। तो R.A. हैरिस इन्होंने किसके विरोध में दिया था? हाँ, प्रगामी तरंग सिद्धांत के विरोध में अप्रगामी या स्थिर तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने कहा था कि किसी जो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति सभी महासागरों में स्वतंत्र रूप से होती है, किसी एक जगह से दक्षिणी महासागर में उत्पन्न केवल नहीं होती है, सभी जगह से सभी महासागरों में स्वतंत्र रूप से उत्पत्ति होती है। तो स्थैतिक जो तरंग जो सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था R.A. हैरिस महोदय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार के मध्य अंतराल होता है। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच में अंतराल कितना होता है? 7 दिन का अंतराल होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 दिन। क्यों होता है? क्योंकि देखो यदि हम सूर्य या पृथ्वी अर्थ के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है मून, तो मून की 1, 2, 3 और 4 दशा है। तो दीर्घ ज्वार की जो स्थिति उत्पन्न होती है, दीर्घ ज्वार की जो उत्पत्ति है अमावस्या, ये मून है, दीर्घ ज्वार है अमावस्या 27.5 दिन के अंदर जो चंद्रमा है जो सूर्य चंद्रमा है जो पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करता है। तो अमावस्या और ये पूर्णिमा, तो अमावस्या और पूर्णिमा को आ रहे हैं दीर्घ ज्वार, क्योंकि यहाँ इस दिन क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा है वो दोनों का पृथ्वी के एक सीध में होते हैं। तो इसके द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जा रहा है वो सर्वाधिक लगाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। जबकि जब चंद्रमा की जो स्थिति है जो सूर्य के सापेक्ष समकोणिक स्थिति में हो जाता है, यदि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य ये समकोणिक स्थिति में हो जाते हैं तो उस दिन क्या आते हैं? लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो लघु ज्वार है सप्तमी और अष्टमी को, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में सप्तमी और अष्टमी को आते हैं। तो हमने पूछा है कि दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच में अंतर कितना होता है? तो दीर्घ ज्वार अमावस्या से भले सप्तमी ले लो, सप्तमी यहाँ पे पूर्णिमा से भले सप्तमी ले लो, तो दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच में अंतर कितना होता है? 7 दिन का जो अंतर होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध की स्थिति में होती है उस स्थिति को हम कहते हैं सीजीगी की स्थिति। क्या कहते हैं? सीजीगी की स्थिति, या इसको कहते हैं व्युति की स्थिति। व्युति की स्थिति जिसमें यदि पृथ्वी के एक और ही चंद्रमा और सूर्य स्थित हैं उस स्थिति को तो कहते हैं युति, और पृथ्वी के एक और चंद्रमा और एक और सूर्य है उस स्थिति को हम कहते हैं व्युति की स्थिति। व्युति की स्थिति के अंदर पूर्णिमा को दिन और पूर्णिमा को क्या होता है? चंद्र ग्रहण। और जो युति की जो स्थिति है वो कब होती है? युति की स्थिति होती है अमावस्या को, और अमावस्या को क्या होता है? सूर्य ग्रहण। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमें थोड़ा सा याद साथ में रख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कोड के आधार पर प्रवाल भित्ति से संबंधित जो 3 क्वेश्चन और पूछे हुए हैं, हर बार एक क्वेश्चन है प्रवाल भित्ति से संबंधित पूछ रहे हैं। तो यह AP 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तटीय जो प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति 3 प्रकार की हो रही है। तो
तीनों प्रकार की प्रवाल तटीय प्रवाल भित्ति हैं वो स्थल की सीमा से सटी होती हैं, बिल्कुल है, तटीय प्रवाल भित्तियाँ स्थल की सीमा से सटी होती हैं। अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ स्थल से लैगून के द्वारा पृथक होती हैं। अवरोधक जो प्रवाल भित्ति होती हैं लैगून के माध्यम से तट से थोड़ा दूर तट के समानांतर स्थित होती हैं, ये बात भी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ न्यू साउथ वेल्स के पूर्व में स्थित हैं, यह गलत है, यह उत्तर पूर्व में स्थित हैं। कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में स्थित है, ये बहुत थोड़ा डीप जाके सवाल दिया है, तो यह कथन गलत हो गया। और एटोल मुद्रिका आकार की, जो अंगूठी की आकार की या घोड़े की नाल के आकार की होती हैं द्वीप है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ए, बी और डी इसमें सही हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटोल सर्वाधिक संख्या में स्थित होते हैं। तो एटोल सर्वाधिक कहाँ होते हैं? सर्वाधिक जो एटोल हैं वो कहाँ पे हैं? प्रशांत महासागर में, याद रखना है। सर्वाधिक एटोल कहाँ है? प्रशांत महासागर में। तत्पश्चात कहाँ है? हिंद महासागर में। और उसके बाद में सबसे कम जो एटोल हैं वो अटलांटिक में है। सबसे कम कहाँ है? अटलांटिक में। सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। तो एटोलों की सर्वाधिक जो संख्या कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के अंदर क्वाजलिन, फूनाफाटी, ठीक है, टुवालू और मार्शल बिकनी एटोल हैं जो मार्शल द्वीप पर हैं। ये तो सवाल सीधा ही पूछ लिया था, लेक्चरर के अंदर पूछा हुआ था कि जो बिकनी जो एटोल हैं वो कहाँ पर हैं? तो मार्शल द्वीप, प्रशांत महासागर के मेन जो एटोल हैं। अपने जो लक्षद्वीप और जो मालदीव हैं, तो ये भी किसके एटोल के उदाहरण? ये कहाँ हैं? हिंद महासागर के महत्वपूर्ण एटोल हैं। अगला क्वेश्चन है, यह एपी 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी गहरे लैगून के द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई सेल भित्ति या जो रीफ निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो पहले वाला क्वेश्चन का सेम बात है कि लैगून के द्वारा जो अलग की हुई जो प्रवाल भित्ति है उसको क्या कहते हैं? तो लैगून के द्वारा अलग की गई जो प्रवाल, देखो तटीय प्रवाल भित्ति तट के पास में होती है, ठीक है। एटोल हैं वो वलयाकार रूप में होती हैं, तो हमारे पास हो जाएगी रोधिका। यहाँ अवरोधक जो प्रवाल भित्ति है ये इसका लैगून के द्वारा अलग की हुई प्रवाल भित्ति है। और विश्व की सबसे जो विश्व के अंदर जो प्रवाल भित्ति है सर्वाधिक जो लंबी जो प्रवाल भित्ति, लंबी चौड़ी जो प्रवाल भित्ति होती हैं वो भी कौन सी होती हैं? इन तीनों प्रवाल भित्तियों में जो अवरोधक जो प्रवाल भित्ति हैं, जो बैरियर जो रीफ्स होती हैं वो सबसे लंबी और सबसे चौड़ी होती है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है। और विश्व की सबसे लंबी जो बैरियर रीफ है वो कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट पर अवस्थित है। और इसकी खोज कैप्टन कुक महोदय के द्वारा की गई थी। लगभग 1920 किलोमीटर लंबी है। और विश्व, एक बार नेट में और पूछ लिया था कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी जो अवरोधक जो प्रवाल भित्ति है वो कौन सी है? तो सेकंड जो लार्जेस्ट है वो बेलीज प्रवाल जो भित्ति है जो अटलांटिक महासागर में, तो अटलांटिक महासागर में यह सेकंड लार्जेस्ट प्रवाल भित्ति है। पेंच प्रवाल भित्ति, छोटी छोटी जो प्रवाल द्वीप होते हैं उनको हम पेंच प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो इसका जो आंसर क्या था? रोधिका प्रवाल भित्ति हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय संसाधन नहीं है? यह एपी 2014 में पूछा, में 20 और 22 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे हुए हैं। तो कौन सा है जो सागरीय संसाधन नहीं है? तो अब्रक है, पेट्रोलियम है, ये बिल्कुल पाए जाते हैं, अब तटीय क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं। प्राकृतिक गैस भी पाए जा रहे हैं, मोनोजाइट के भंडार भी वहाँ पाए जाते हैं। और भारत के अंदर जो केरल का जो तट है वो मोनोजाइट के लिए सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। तो कौन सा सही नहीं पूछा हुआ है? तो अब्रक है। तो अब्रक ऐसा नहीं है, एक सागरीय संसाधन नहीं है। तो
इस प्रकार से आज हमने लगभग जो 37 जो क्वेश्चन हैं, 11 क्वेश्चन AP 2014 में, 15 क्वेश्चन AP 2020 के अंदर और 11 क्वेश्चन AP 2023 में जो पूछे हुए सवाल हैं उनके डिटेल से देखें। अगली सीरीज में हम कल हम जलवायु विज्ञान के बारे में, क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपका जो मुख्य जो काम होगा, ये हमेशा जो भी जो टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक से संबंधित सबसे पहले आप क्वेश्चंस को करो। क्वेश्चन सिर्फ देखना है कि भाई इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस और सिलेबस आपकी हैबिट होनी चाहिए, एक हॉबी होनी चाहिए। हर दिन देखो तो उससे आपको पर डे आइडिया आता रहेगा कि इस टॉपिक से ऐसे सवाल पूछे, इस टॉपिक से ऐसे सवाल पूछे हुए हैं। तो उसी से ही हमें जो किस प्रकार के किस टॉपिक की क्या गहराई है, क्या डिमांड है उस सब की जो प्रोसेस है उसको हम समझ पाएंगे और क्वेश्चनों को हैं वो अपने नोट्स में इंक्लूड करते जाओ। और इसी प्रकार की हम जो सीरीज हैं वो रेगुलर चलाते जाएंगे। सभी प्रकार के सारे टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको बताते जाएंगे। तो आपके लिए बहुत सहूलियत का काम हो जाएगा कि प्रत्येक टॉपिक का एनालिसिस हो जाएगा। आगाज इंस्टीट्यूट के द्वारा स्कूल लेक्चरर की भर्ती के लिए जो टेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है वो 22 तारीख को 2.0 चालू हो रही है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑफलाइन जो है वो बाड़मेर और बालोतरा इसका सेंटर है, जबकि ऑनलाइन है आप कहीं पर भी 1.0 भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि 24 टेस्ट उसमें हुए थे। लगभग इसमें 2500 क्वेश्चंस हैं और 2.0 हैं। इसके अंदर अभी 13 है टेस्ट हैं जो कि 12 जनवरी से चालू हो रही है। पहला टेस्ट है वो बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है, आप देखिए। और 19 से है वहाँ शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के जो टेलीग्राम चैनल हैं और ऐप के ऊपर आप देख सकते हैं और इसको परचेज कर सकते हैं। 800 रुपये इसकी जो फीस है वो ऑफलाइन फ़ीस है और 500 इसकी ऑनलाइन फ़ीस रखी गई है। यदि आप और आपके साथी कोई जुड़ना चाहते हैं तो उसको आप ज़रूर बता सकते हैं और आप निःशुल्क रूप से पहला टेस्ट देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।